दोस्तों ये कहानी है हाकान नाम के एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल ही बेरोजगार और निठल्ला होता है। वो कई जगहों पर इंटरव्यू देने जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उसे एक कमीज मिलती है जिसे पहनने के बाद उसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं कि इन पावर्स को संभाल नहीं पाता और पूरे के पूरे देश को ऐसी खतरनाक मुसीबत में डाल देता है जिससे सभी लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हाकान के ऊपर कोई बंदूक से निशाना लगाता है। उस बंदूक की गोली धीरे धीरे हाकान के माथे की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसे वो गोली लगी या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम हाकान और उसके दोस्त मैमो को देखते हैं जो एक साथ ही एक रूम में रहते थे। हाकान सो रहा होता है तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। हाकान उठता है और अपने फोन को बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने मसल स्ट्रेच करता है और मेमो को उठाने जाता है जो सोफे पर सोया होता है। इसके बाद वो लोग तैयार होकर नाश्ता करते हैं और एक जगह पर जाते हैं जहाँ वो अपनी एक दुकान खोलने का सपना देखा करते हैं। दोनों ने अभी वो जगह नहीं खरीदी थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। हाकान और मेमो उस दुकान के कांच के अंदर से झांकते हैं और बातें करते हैं कि वो अपने दुकान को कैसे डेकोरेट करेंगे। उसी वक्त मेमो देखता है कि उनके फ्यूचर की दुकान एक अरबपति बिजनेसमैन फैसल एडम की कंपनी कैवेडेन होल्डिंग के ठीक बगल में है। इसके बाद हाकान अपने पिता नेसेट कोलमार्क से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसियों और दोस्तों से भी होती है। वो सड़क के किनारे के बाजार में भागते हुए दिखता है और कई बाजारों, सड़कों और कोनों की दुकानों से होते हुए गुजरता है। इस बीच रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम टरकोन था। वो लोगों का भविष्य बताती है और हरकान से कहती है कि जल्द ही उसका भविष्य बदलने वाला है जहाँ वो कुछ बड़ा और कुछ अलग करने वाला है। लेकिन हाकान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे किस्मत की बातों पर यकीन नहीं होता। हाकान अपने पिता के पास पहुँचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि हाकान अनाथ है और नेसेट हाकान के पिता नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था। हाकान अपने पिता से मिलता है जो 600 साल पुरानी दुकान के मालिक थे और वो कुछ पुरानी और हाथों से बनी चीजें बेचते हैं। हाकान अपने पिता को अपनी एक दुकान खोलने के प्लान के बारे में बताता है लेकिन नेसेट उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पहले के कामों के बारे में बताते हैं जो नाकामयाब हो चुके थे। हाकान उन्हें ये कहकर मनाने की कोशिश करता है कि उसकी दुकान बिल्कुल नई है और बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन नेसेट उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उसे एक लड़की को कारपेट देकर आने के लिए कहते हैं जो वहाँ घूमने आई थी और उसने एक दिन पहले उस कारपेट का ऑर्डर किया था। इसके बाद अगले सीन में अरबपति फैसल एडम को दिखाया जाता है जिसने शुरुआत से मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। फैसल एक हेलीकॉप्टर से उतरता है और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसकी असिस्टेंट लैला और सुरक्षा दल का चीफ मजहर होते हैं। लैला अपने बॉस को बताती है कि उसे हागिया सोफिया टेंडर पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। हागिया सोफिया इस्तांबुल की एक इमारत है जो 1500 साल पुरानी है और इसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन इस पर बोली लगाने वाले थे। फैसल एडम प्रेस में कहता है कि हागिया सोफिया इस्तांबुल का दिल है और वो इस बोली को जीतकर इसके वजूद को बनाए रखने का प्लान भी साझा करता है। इस बीच फैसल और उसकी टीम की मुलाकात गोखन गुलटेकिन से होती है जो हागिया सोफिया पर बोली लगाने के लिए आया होता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बोली के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हाकान कारपेट लेकर उस टूरिस्ट लड़की के पास जाता है जो कैवेडेन होल्डिंग होटल में रुकी हुई थी। कारपेट देने के बाद जब हाकान वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वेटिंग रूम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हाकान उस लाइन में खड़े एक आदमी से जब इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि फैसल की कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाकान के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो तुरंत जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। लैला उसका इंटरव्यू लेती है जहाँ उनके बीच काफी रोचक बातें होती हैं। लेकिन हाकान के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी और न ही वो विदेशी भाषा बोल पाता था, इसलिए लैला उसे शुभकामनाएं देती है और कहीं और जॉब ढूंढने के लिए कहती है। ये सुनकर हाकान वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर एक झूमर गिरने वाला है। वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। फैसल और मजहर उसकी इस बहादुरी के काम को देख लेते हैं। इसके बाद हाकान फिर से अपने पिता को दुकान खोलने के लिए मना रहा होता है और तभी उनकी दुकान पर सुजैन नाम की एक लड़की आती है जो तुर्की की जादुई शर्ट ढूंढ रही होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। सुजैन कहती है कि वो शर्ट उसके खास क्लाइंट के लिए है और इस शर्ट के लिए वो मोटी रकम भी दे सकती है। मिस्टर कोलमार्क उससे झूठ कहते हैं कि वो शर्ट उनके पास नहीं है जबकि वो उनके तहखाने में रखी होती है। हाकान उनसे कहता है कि वो उस शर्ट को बेच दें, लेकिन वो हाकान की बात नहीं सुनते। इसके बाद मेमो वहाँ आता है और हाकान को बताता है कि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने घर का किराया नहीं दिया था। यहाँ हाकान को पता चलता है कि उसने जो पैसे घर के किराए के लिए टेबल पर रखे थे मेमो उसे जुए में हार गया। दूसरी तरफ गोखन गुलटेकिन मजहर को अपनी कार में लेकर एक गुप्त जगह पर जाता है और वहाँ उसे फैसल को नीलामी से बाहर करने के लिए घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन मजहर अपने बॉस के दुश्मन को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ हाकान और मेमो का बिजनेस ठप पड़ने की वजह से उनका दिवालिया हो गया था, इसलिए दोनों मिस्टर कोलमार्क के तहखाने में उस शर्ट को चुराकर सुजैन को बेचने का फैसला करते हैं। शर्ट चोरी करने के बाद वो दोनों सुजैन से मिलने के लिए
लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसकी कीमत की बात करते हैं। सुजैन उन्हें बताती है कि इस शर्ट की कीमत लाखों में है और वो इस शर्ट को अपने क्लाइंट की तरफ से खरीद रही है, जो कोई और नहीं मजहर है। लेकिन तभी हाकान के पिता मिस्टर कोर्माक वहाँ आ जाते हैं और हाकान से वो शर्ट लेकर कहते हैं कि ये शर्ट बेचने के लिए नहीं है। उसी वक्त मजहर अपने साथियों के साथ वहाँ हमला कर देता है और गोलियां चलाने लगता है, जिससे मिस्टर कोर्माक को गोलियां लग जाती हैं। हाकान उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर कोर्माक उसे अपने दोस्त के फार्मेसी चलने को कहते हैं। फार्मेसी जाने के बाद हाकान अपने पिता के दोस्त कमाल और उनकी बेटी जैनब से मिलता है। कमाल मिस्टर कोर्माक को इलाज के लिए लेकर जाता है और जैनब हाकान को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मेमो को मजहर का एक साथी टेकन पकड़ लेता है। टेकन और उसके साथी हाकान और उस शर्ट का पता लगाने के लिए मेमो को टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ जैनब हाकान को एक गुप्त जगह पर लेकर जाती है, जहाँ कमाल मिस्टर कोर्माक का इलाज कर रहा होता है। हाकान कमाल पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था। मिस्टर कोर्माक कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो हाकान को कमाल और जैनब के साथ रहने को कहते हैं क्योंकि वो लोग ही हाकान को सारी सच्चाई बता सकते हैं। वो हाकान को उन ताकत पर विश्वास करने को कहते हैं जो उसे किस्मत से मिली होती है। इतना कहने के बाद मिस्टर कोर्माक की मौत हो जाती है और हाकान सदमे में होता है। फिर कमाल और जैनब अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो लोग वफादार प्रोटेक्टर हैं जिन्हें हाकान और उस शर्ट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है। वो बताते हैं कि हाकान भी एक प्रोटेक्टर है जिसका काम ऐसे लोगों को रोकना है जो कभी मर नहीं सकते हैं। ये वो बुराई है जो कभी भी किसी का रूप ले सकती है और इस्तांबुल के साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्हें इमॉर्टल्स कहा जाता है। ये सब सुनकर हाकान को लगता है कि वो पागल हो जाएगा और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। कमाल इस बात को साबित करने के लिए हाकान को वो शर्ट पहनने को कहता है। हाकान उसकी बात मानकर जैसे ही शर्ट पहनता है, वो शर्ट उसके शरीर का हिस्सा बन जाती है। साथ ही उसके सीने में प्रोटेक्टर का एक जादुई निशान बन जाता है। इसके बाद जैनब उसकी तरफ बंदूक से निशाना लगाती है और गोली चलाती है। ये वही सीन होता है जो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। बंदूक की गोली हाकान के माथे पर लगती है, लेकिन माथे से टकराकर उछल जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि हाकान प्रोटेक्टर है। इसके बाद कमाल हाकान को उन इमॉर्टल और प्रोटेक्टर्स के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताता है। इसके बाद प्रोटेक्टर मेहमद को दिखाया जाता है, जिसे 7 इमॉर्टल्स को खत्म करने के लिए भेजा गया है। एक दिन उसे इमॉर्टल को पहचानने और मारने का रास्ता मिल जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। उसे 3 तरह की चीजें मिलती हैं जो इस लड़ाई में उसकी मदद कर सकती हैं। इसमें से पहली चीज एक जादुई अंगूठी होती है जो तब चमकने लगती है जब कोई इमॉर्टल इसके आसपास होता है। दूसरी चीज कटार होती है जो इमॉर्टल को मार सकती है और तीसरी चीज एक कवच होता है जो तपस्या से मिला होता है। मेहमद ने हाकान के पूर्वज को उसकी स्किल्स, ताकत और साफ दिल जैसी खूबियों की वजह से इमॉर्टल और प्रोटेक्टर के बीच की इस लड़ाई को लीड करने के लिए प्रोटेक्टर के रूप में चुना होता है। ये सब सुनते हुए हाकान की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि शर्ट की वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से बैलेंस नहीं कर पाता है। हाकान को इन सब बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि कमाल और उसकी बेटी ने उसे किसी तरह का नशा दिया है। दूसरी तरफ टेकन और उसके साथी मेमो से हाकान और उस शर्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इधर कमाल और जैनब के यहाँ कमाल हाकान को लेकर परेशान होता है और कहता है कि हाकान बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है और इमॉर्टल लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हाकान को लड़ाई के लिए तैयार करने का फैसला लेता है। इस बीच हाकान उस जगह से भाग जाता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टेकन उसका पता लगाने के लिए आस पड़ोस में पूछताछ कर रहा है। वो घबरा जाता है और अपने कमरे में ये सोचकर जाता है कि मेमो वहाँ होगा, लेकिन उसे मेमो नहीं मिलता। उसी वक्त उसकी नजर एक अजीब से डिब्बे पर पड़ती है जिसमें एक बंदूक के साथ एक तस्वीर होती है जो 1989 के समय की ली गई थी। उस तस्वीर में कमाल, नेसेट और मुराद नाम का एक आदमी था। इस बीच जैनब हाकान को ढूंढते हुए वहाँ आती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी टेकन हाकान को मेमो के फोन से मैसेज करता है और उसे सुल्तान अहमद स्क्वायर मिलने के लिए बुलाता है। हाकान को लगता है कि मेमो ने उसे मिलने बुलाया है, इसलिए वो जैनब के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कमाल सुजैन से मिलने के लिए आता है ताकि वो पता कर सके कि उसे वो शर्ट किसके लिए चाहिए थी। उसे लगता है कि सुजैन के जरिए वो इमॉर्टल का पता लगा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मजहर ने आम आदमी बन के सुजैन को मार दिया था क्योंकि उसे डर था सुजैन उसकी पहचान लोगों के सामने ला सकती है। दूसरी तरफ टेकन मेमो के जरिए हाकान को स्क्वायर तक लाने में कामयाब हो जाता है और मेमो को वहाँ चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। जब हाकान मेमो को देखता है तब उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेकन अपनी छुपी हुई जगह से हाकान के ऊपर 4 गोलियां चलाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गोलियों से हाकान नहीं मरता। जैनब उसकी मदद करने के लिए आती है क्योंकि लगातार गोलियां चलने की वजह से वो कमजोर हो जाता है। टेकन ये सारी बात अपने बॉस मजहर को बताता है जो ये सब सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता। इसके बाद हाकान और जैनब कमाल की फार्मेसी की गुप्त जगह पर वापस आ जाते हैं। हाकान कमाल से उस तस्वीर के बारे में पूछता है जो उसे उसके पिता के बॉक्स से मिली थी। कमाल उसे बताता है कि नेसेट और मुराद उसके करीबी दोस्त थे। मुराद को हाकान से पहले प्रोटेक्टर के रूप में चुना
गया था और मुराद ही हकान के असली पिता थे। इमॉर्टल से लड़ते हुए मारे गए थे। नेसेट ने हकान को गोद लिया था और उसे बचाने के लिए हकान से ये सारी बातें छुपाई थी। इसके बाद हकान कमाल और ज़ैनब से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इमॉर्टल्स को ढूंढकर मारना होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इमॉर्टल्स कैसे दिखते हैं और उन्हें पहचानने के लिए जादुई अंगूठी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ फैसल हकान की बहादुरी देखकर उससे काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो लैला को उसे सुरक्षा दल का हिस्सा बनाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेकन मजहर को हकान के बारे में कुछ जरूरी बातें बता रहा होता है। वो नेसेट का बैकग्राउंड चेक करता है और मजहर को एक फाइल देता है जिससे पता चलता है कि उसका हकान और उस शख्स से कोई रिश्ता है। दूसरी तरफ कमाल हकान को उसके पूर्वजों के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे इस्तांबुल और पूरी दुनिया को प्लेग और अकाल से बचाया था जो इमॉर्टल्स की वजह से फैला था। कमाल हकान को अपने दिमागी स्थिति को काबू करना सिखाता है ताकि जादुई शर्टों से प्रोटेक्ट कर सके। वो हकान के हाथों में गर्म पत्थर का टुकड़ा रख देता है जिससे हकान ज्यादा से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना सीख सके और वो इमॉर्टल्स का सामना कर पाए। वो उसे लड़ना सिखाता है। इसके बाद कमाल हकान और ज़ैनब को बड़े वफादार से मिलने के लिए कहता है जिसके पास जादुई अंगूठी होती है। वो कहता है इमॉर्टल उस अंगूठी को पाने के लिए कभी भी उनके पीछे आ सकते हैं, इसलिए ये देखना जरूरी है कि अंगूठी सही हाथों में है। प्रोटेक्टर को इमॉर्टल्स का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए तीनों जादुई चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से जादुई शर्ट हकान के पास होती है और जादुई अंगूठी बड़े वफादार के पास होती है। लेकिन सभी वफादारों के पास अलग अलग जादुई चीजें हैं, इसलिए उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका उसूल होता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब हकान और ज़ैनब बड़े वफादार से मिलने जाते हैं तो कमाल सूजन की मौत का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ के एक कर्मचारी से बरामदे का सीसीटीवी फुटेज मांगता है। दूसरी तरफ मजहर फैसल से इस बात को लेकर नाराज होता है कि वो बिना उसकी सलाह के नए सुरक्षा कर्मी को काम पर रखने की कोशिश कर रहा है। फैसल उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी जगह कभी भी नए सुरक्षा कर्मी मतलब हकान को नहीं देगा। वो उसे हागिया सोफिया कॉन्ट्रैक्ट की जीत की खुशी मनाने को कहता है। फैसल इस बात से अनजान होता है कि उसकी ये जीत इसलिए हुई क्योंकि मजहर ने गोकन को मार दिया था। दूसरी तरफ हकान और ज़ैनब बड़े वफादार से मिलने उसके पते पर जाते हैं और सुनसान से घर पर पहुँचते हैं। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो खुद को बड़े वफादार का बेटा बताता है। उसका नाम खान होता है। वो हकान और ज़ैनब को बताता है कि उसकी माँ एक कमरे में बंद है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मॉनिटर की मदद से उस पर नजर रखी जाती है। वो ये भी कहता है कि 7 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करती है। खान दोनों को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है और खुद दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ से मॉनिटर की मदद से वो उन पर नजर रखता है। हकान बड़े वफादार को अपने सीने का जादुई निशान दिखाता है जिसके बाद वो अपना मुंह खोलती है और बताती है कि खान उसका बेटा नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वो हकान को जादुई अंगूठी देती है लेकिन उसका स्टोन गायब होता है। इस बीच खान वहाँ आ जाता है लेकिन वफादार उसे गोली मार देती है। अब इससे पहले कि खान जिनके लिए काम करता था वो लोग यहाँ पहुँचे, हकान और ज़ैनब सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वफादार उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो खान के आदमियों को संभाल लेगी। दूसरी तरफ फैसल हकान को सुरक्षा दल में शामिल करने के लिए काफी सीरियस होता है, इसलिए लैला हकान को कॉल करके फैसल से मिलने के लिए बुलाती है। हकान उसकी बात मानकर फैसल से जॉब के बारे में बात करने के लिए जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात मजहर से होती है। मजहर को ये नहीं पता होता कि वो वही हकान है जिसके पास वो जादुई शर्ट है और जिसका पीछा वो इतने दिनों से कर रहा है। इस बीच मजहर किसी को कॉल करता है और खान के बारे में पूछता है, जिससे ये पता चलता है कि मजहर ने ही खान को उस वफादार के घर में भेजा था। हकान को जब ये पता चलता है तो वो वहाँ फैसल के लिए सिक्योरिटी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ काम करते हुए उसे मजहर के बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा।